नमस्कार विद्यार्थियों। आज का ये जो यूट्यूब लेक्चर है वो बीए फर्स्ट ईयर लोक प्रशासन के फर्स्ट पेपर से संबंधित है और आज के इस लेक्चर में मैं आपको लोक प्रशासन के क्षेत्र के विषय में बताऊंगी। तो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है इसकी अगर हम बात करते हैं तो लोक प्रशासन के क्षेत्र को किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन फिर भी इसको लेकर के क्षेत्र को उद्देश्यों को लेकर के इसके क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए दो भागों में विभाजित किया गया है, या हम ये कह सकते हैं कि ये दो उपागम हैं जिनके द्वारा लोक प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। पहला जो उपागम है वो पोस्ट कॉर्प है, POSDCORP, और दूसरा उपागम है विषय वस्तु उपागम। तो अब इन दोनों ही उपागम का हम यहाँ पर विस्तृत वर्णन करेंगे जिससे कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट किया जा सके। तो पहला उपागम है पोस्ट कॉर्प, इसे हम दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, और इसे लूथर गुलिक के द्वारा, जो कि लोक प्रशासन के विद्वान हैं, उनके द्वारा आविष्कृत किया गया है। और ये जो पोस्ट कॉर्प शब्द है ये 8 अक्षरों का समूह है, लेकिन इसके 7 शब्द बने हुए हैं। इसमें CO को कंबाइंड कर दिया गया है, तो POSD और CO को कंबाइंड कर दिया गया, RB। इस तरह से ये 7 शब्दों का समूह है और प्रत्येक शब्द का एक अपना अभिप्राय है, एक अपना सिद्धांत है, जिसके द्वारा कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को लूथर गुलिक के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। तो अब हम इसके एक एक शब्द का अभिप्राय समझने का प्रयास करेंगे। पहला है P फॉर प्लानिंग, अर्थात योजना, अर्थात एक व्यापक ढांचे में आवश्यक कामों को करना और उपक्रम के तय लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन कार्यों को करने की पद्धति तैयार करना। अगर इसे हम एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग, योजना, एक महत्वपूर्ण बिंदु है किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, चाहे वो हमारा निजी कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, प्रशासनिक कार्य हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी उद्देश्य यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए नियोजन एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसको ध्यान में बिना रखे, बिना योजना निर्मित किए हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो दूसरा शब्द आता है O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन। इससे तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो योजना हम बनाई है हमने, जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसके लिए हमने योजना जो निर्मित की है, तो उस योजना को किस संगठन के द्वारा, वो संगठन का प्रारूप क्या होगा, किसके द्वारा हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। तीसरा जो अक्षर आता है वो है S फॉर स्टाफिंग। स्टाफिंग से अभिप्राय है कर्मचारी संबंधित, सेवी वर्ग प्रशासन संबंधित है। इसका यह अभिप्राय है कि जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठन को स्थापित किया गया है और जिस लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए हमने प्लानिंग किया है, योजना बनाई है, संगठन निर्धारित किया है, तो उसमें किस प्रकार के स्टाफ की आवश्यकता होगी, किस प्रकार के कार्मिक वर्ग की आवश्यकता होगी, और वो कार्मिक हम कैसे भर्ती करेंगे, उनके प्रशिक्षण किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाएगा, और उनके जो काम करने की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसका किस तरह से निर्माण किया जाएगा, संधारण किया जाएगा, उन सब चीज़ों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला अक्षर आता है D फॉर डायरेक्शन, यानी निर्देशन प्रदान करना। इससे अभिप्राय ये है कि आप कहते हैं कि कम से कम अगर हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, दूसरों से कार्य करवाना है, तो उसके लिए निर्देशन आवश्यक होता है।
निर्देशित करना, अर्थात जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए, जिससे कि जो भी विशिष्ट और सामान्य उद्देश्य हैं उनको समायोजित करके और उनको एक निश्चित दिशा में अग्रसर किया जा सके। तो इस तरह से जो डायरेक्शन देने वाला होता है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसके द्वारा ही किसी भी कार्य को एक निश्चित दिशा प्रदान की जाती है। अगला शब्द है जो कि मैंने आपको पहले बताया, CO को कंबाइंड कर दिया गया है, जिससे अभिप्राय है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग, तालमेल करना, समन्वय की स्थापना करना। एक संगठन किसी एक प्रकृति का कार्य नहीं करता है, विभिन्न प्रकार के कार्यों का एक समायोजित रूप होता है जो कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में की दिशा में सहयोग प्रदान करता है। यदि विभिन्न कार्यों के मध्य उचित तालमेल स्थापित नहीं किया गया तो संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएगा। जैसे कोई घड़ी बनाने की एक कंपनी है, उस कंपनी की जो कार्य हैं उसको विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित किया जाता है और ये इकाइयाँ अपना अपना कार्य करती हैं। अब यहाँ इस तरह से तालमेल स्थापित करना है कि जो विभिन्न इकाइयाँ हैं वो निर्धारित समय में अपने कार्यों को पूरा करें। जैसे कोई अगर निडल बना रही है, उसकी कोई मशीनरी बना रही है, कोई उसकी घड़ी की बेल्ट बना रही है, तो ये इकाइयाँ जब तरह तरह के कार्य कर रही हैं तो ये सभी इकाइयाँ अगर एक निर्धारित समय में कार्य पूरा करेंगी तभी वो लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। अगर एक भी इकाई अपने निर्धारित कार्य को समय पर पूरा नहीं करती है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में समस्याएं आएंगी, धन का अपव्यय भी होगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बिठाना भी संगठन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला अक्षर है R फॉर रिपोर्टिंग। इसका अभिप्राय यहाँ पर यह है कि उन लोगों को सूचित रखना जिनके प्रति कार्यपालिका चल रहे कार्यों को लेकर जवाबदेह है। इसमें रिकॉर्डों, शोध और जांच द्वारा स्वयं और अपने अंतर्गत काम करने वालों को सूचित रखना शामिल है। तो ये कहते हैं कि सूचना होनी चाहिए, जो भी कार्य किया जा रहा है वो कार्य किस प्रकार से संपन्न हो रहा है और उसमें क्या संसाधन जुटाए गए हैं और किस तरह से लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य किया गया है, उन सब के बारे में एक सूचना देने का कार्य भी होना चाहिए, एक रिपोर्ट तैयार करने का भी दायित्व होता है। और लास्ट जो अक्षर बचा है वो है बी फॉर बजटिंग। वह सब कुछ जो वित्तीय नियोजन, हिसाब रखने और नियंत्रण रखने के रूप में बजट बनाने के साथ होता है। बजट किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। बजट आय व्यय के ब्यौरे को बजट कहा जाता है और कोई भी संगठन जो संचालित किया जाता है उसके लिए ये अनिवार्य है कि वो ये देखे कि उसमें जो भी हमने कंपनी या इंडस्ट्री जो भी लगाई है या जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमने कितनी धनराशि का व्यय किया है और उससे हमें क्या लाभ प्राप्त हुए हैं। तभी ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है प्रशासन का। तीसरे से हमने देखा ये जो 7 अक्षरों का समूह है ये एक निर्धारित दिशा में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं और इनका अनदेखा हम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 7 शब्द हैं वो काफ़ी लंबे समय तक स्वीकार्य रहे हैं और संगठन के लिए महत्वपूर्ण बने रहे, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि समय परिवर्तित होता रहता है, विकासशील है और नित्य नए परिवर्तन आते रहते हैं। तो उसके साथ साथ ये जो पोस्ट कॉर्प अवधारणा है ये पुरानी सी प्रतीत होने लग गई, इसमें कई कमियां भी दृष्टिगोचर होने लगी। तो उसके संबंध में ये दूसरा उपागम आया जिसे कि विषय वस्तु दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है और इसमें ये कहा गया कि जो पोस्ट कॉर्प है वो सिर्फ प्रशासन के उपकरणों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि वास्तविक प्रशासन एक अलग ही चीज़ है। प्रशासन का वास्तविक कार्य लोगों को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं से होता है, जैसे रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि। इन सेवाओं की अपनी विशिष्टीकृत तकनीकें होती हैं जो सामान्य पोस्ट कॉर्प तकनीक में नहीं होती। इसके लिए कहा जाता है कि पोस्ट कॉर्प ठीक है, प्रशासन को संचालित करने प्रशासन का क्षेत्र है
और प्रशासन के अंतर्गत इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि प्रशासन सिर्फ निर्जीव पर कार्य नहीं करता। प्रशासन को संचालित करने के लिए उस पर्यावरण का भी अध्ययन किया जाना चाहिए जिसमें वह कार्य करता है, क्योंकि पर्यावरण की परिस्थितियाँ क्या हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी उस समाज की, उस स्थानीय स्तर की आवश्यकताएं क्या, उसको देखा जाना चाहिए। और कैसे लोगों के लिए प्रशासन कार्य कर रहा है उसे भी ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी प्रशासन अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि पोस्ट कॉर्प बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है प्रशासनिक क्षेत्र के लिए निर्धारित करने में। लेविस मेरियम ने सही कहा है कि लोक प्रशासन एक दो धारी औजार है, जैसे कैंची की दो धारें। एक धार पोस्ट कॉर्प है और दूसरा हम कह सकते हैं उस विषय वस्तु का ज्ञान जिसमें ये तकनीकें काम में ली जाती हैं, क्योंकि जब तक दोनों ही तकनीकें नहीं ली जाएंगी तब तक उन कार्यों को संपन्न नहीं किया जा सकता। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लोक प्रशासन के क्षेत्र की जो अवधारणा है वो समझ में आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।